तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साला दौर में 3 बड़े स्कैंडल तहकीकाती इदारों की तवज्जो के मुंतज़िर रहे। अगर उन स्कैंडल्स पर तहकीकाती इदारों की नज़र पड़ी भी तो या तो ये केसेस नोटिस लेने, इंक्वायरी या तहकीकात से आगे नहीं बढ़ सके, या फिर मामलात अदालतों में उलझ कर रह गए। ना कभी किसी हुकूमती शख्सियत की गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी पर बाकायदा मुकदमा चला। ये 3 बड़े स्कैंडल्स हैं, पेशावर BRT, मालम जब्बा और बिलियन ट्री सुनामी। पहले पेशावर BRT की बात करते हैं। चेयरमैन नैब दिसंबर 2019 में दावा कर चुके हैं कि BRT केस में रेफरेंस तैयार है। टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। वो बारी अब तक नहीं आई है, पौने 2 साल होने को आए हैं, ये रेफरेंस अब तक दायर नहीं हुआ है। 5 दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने FIA को 45 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने BRT प्रोजेक्ट में बद इंतजामी और बगैर किसी मनसूबाबंदी के प्रोजेक्ट शुरू करने पर सवालात उठाए थे। साथ ही आला सियासी और ब्यूरोक्रेटिक शख्सियात में मुबैना गठजोड़ और करप्शन के बारे में भी सवाल किया था। पेशावर हाई कोर्ट के 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया था कि मई 2017 में मंसूबे के नामुकम्मल डिज़ाइन और PC1 के डिसफंक्शनल होने के बावजूद 49 अरब रुपए से जायद की लागत से इसकी मंजूरी दी गई, जबकि मंसूबे का डिज़ाइन 2017 की आखिरी तिमाही में मुकम्मल हुआ। मई 2018 में मंसूबे की लागत का दोबारा तखमीना लगाया गया जो कि 66 अरब रुपए से जायद था, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का 53 अरब रुपए से जायद का कर्जा भी शामिल था। BRT मंसूबा बगैर किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बगैर किसी डिज़ाइनिंग के शुरू किया गया, जो कि किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए बुनियादी चीज़ें होती हैं। इस मंसूबे के आगाज़ के लिए सूबाई हुकूमत ने प्लानिंग कमीशन के तय करदा पैरामीटर्स की खिलाफ वर्जी की। पेशावर हाईकोर्ट ने मंसूबे की तकमील के लिए दी गई 6 माह की डेडलाइन पर भी सवाल उठाए थे। फैसले में कहा गया कि 27 किलोमीटर तवील पेशावर मेट्रो, जिसमें मुख्तलिफ पुल, अंडरपासेस और दीगर इमारतें शामिल थीं, उसे 5 से 6 माह की महदूद मुद्दत में मुकम्मल होना था। फैसले के मुताबिक सियासी ऐलानात ने उजलत को जन्म दिया, जिससे गलतियां हुई और इस नतीजे में ताखीर हुई और लागत बढ़ी। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में BRT की लागत पर भी सवाल उठाए गए थे और कहा गया कि 27 किलोमीटर तवील पेशावर मेट्रो का तखमीना 66 अरब रुपए से जायद लगाया गया, जो तकरीबन 2 अरब 42 करोड़ रुपए फी किलोमीटर बनता है, जो कि हद से ज्यादा लागत है। अदालती फैसले में कहा गया कि गैर मुनासिब मनसूबाबंदी की वजह से प्रोजेक्ट को तब्दील किया गया, जिससे उसकी लागत में 35% इजाफा हो गया, जो कि कंसल्टेंट और सूबाई हुकाम की गैर मुनासिब प्लानिंग का सबूत है। आगाज से ही सूबाई हुकाम की जानिब से पेशावर मेट्रो के प्रोजेक्ट में बदइंतजामी का मुजाहरा किया गया। अब तक 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर तब्दील किए जा चुके हैं। BRT के मामलात में मुआवनत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट में भी भारी तनख्वाहों पर कंसल्टेंट को रखा गया, लेकिन वो किसी काम के नहीं निकले और सरकारी पैसे का सरासर जिया हुआ। अदालत ने लिखा कि यह खबरें भी सामने आई कि BRT प्रोजेक्ट्स के ठेके लेने वाले बेनिफिशरीज में कुछ ब्रोकर्स भी शामिल हैं। अदालत ने फैसले में लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बगैर किसी मंसूबे और विजन के इस प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस मंसूबे की बगैर PC1 और बगैर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की क्यों मंजूरी दी गई? क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि नाकाफी तैयारी के बगैर ऐसा करने से अवामी मसाइल का जिया होगा? हुकूमत मुसलसल ये कह रही है ये प्रोजेक्ट सब्सिडी से आज़ाद होगा, मगर प्रोजेक्ट का जो मौजूदा मुआशी मॉडल है उसमें कर्जों की अदायगी पर गौर नहीं किया गया। इस मॉडल की बुनियाद मुसाफिरों की तादाद के बजाय आमदनी पर रखी गई है। लगता है कि इस मंसूबे के लिए नाअहल कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल की गई, जो इस काबिल ही नहीं थे कि इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने से मुतालिक अंदाजा लगा सके। इसके साथ साथ अदालत ने फैसले में कहा था कि मालूम किया जाए कि परवेज खटक, डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आजम खान DG PDA, शहबाज अली शाह और वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद में क्या गठजोड़ है और हेर फेर में ये गठजोड़ कैसे बना? वजीर आला हाउस में हफ्तावार इजलास हुए, इसके बावजूद मंसूबे में राब्तों का फुकदान था, जिससे खजाने को नुकसान हुआ। ये समझने की जरूरत है कि अहम फैसले उस वक्त क्यों लिए गए जब मंसूबे की मंजूरी ही नहीं हुई थी। अगले रुकते में अदालत ने लिखा कि क्यों कंसल्टेंसी फर्म कार्लसन एंड मकबूल की खिदमत हासिल की गई, जबकि वो इसी तरह के मंसूबे में पंजाब में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। ये तो एक तरीकाकार है कि जब कोई फर्म एक सूबे में ब्लैक लिस्ट हो जाए तो वो तमाम सूबों में ब्लैक लिस्ट हो जाती है। कंसल्टेंसी फर्म ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर पेशावर को कीमती गाड़ियां दी। उन्होंने क्यों ये गाड़ियां कबूल की जबकि उनके पास बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद थीं? गैर मुनासिब डिज़ाइन, बुनियादी डेटा की अदद दस्तियाबी और मेगा प्रोजेक्ट पर बुरे तरीके से अमल दरामद से मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ। गलत अंदाजे और बदनज़मी के लिए मंसूबे के प्रिंसिपल कंसल्टेंट को 20 मिलियन रुपए यानी 2 करोड़ रुपए क्यों दिए गए? ट्रांस पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव अल्ताफ अकबर दुरानी ने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? अल्ताफ अकबर दुरानी के एतराज़ के बावजूद भी बसों की खरीदारी का वर्क ऑर्डर क्यों जारी किया गया? असल तनाज़ा क्या था? बारिशों ने BRT ट्रैक पर होने वाले तामीरात के मयार का पोल खोल दिया। तामीराती कंपनी को सजा दी गई या उसे खुला छोड़ दिया गया? फैसले के अगले रुकते में लिखा गया था
कि BRT ट्रैक पर आहिनी बाड़ नस्ब करने का ठेका इंतहाई महंगे दामों दिया गया, जिसमें ब्रोकरेट और साबिक सूबाई वजीर ठेकेदार के खामोश शराकतदार थे। मयार और मिकदार को जांचे बगैर पेशगी अदायगी कर दी गई। जबकि फैसले के अगले नुक्ते में कहा गया कि इस ठेके को मुनाफा बख्श बनाने के लिए आहिनी बाड़ का डिजाइन ही तब्दील कर दिया गया। BRT मंसूबे पर अमलदारी का जायजा लेने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तश्कील दिया गया था, जिसे प्रोजेक्ट के जारी होने के बावजूद जून 2019 में बंद कर दिया गया, जिसके पीछे इरादा यह है कि अगर मुस्तकबिल में तहकीकात की नौबत भी आए तो रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाए। अदालत ने सवाल उठाया कि मंसूबे को 1 साल की मुतवक्के मुद्दत में क्यों मुकम्मल नहीं किया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि पेशावर मेट्रो के मामलात को देखने वाली ट्रांस पेशावर के पास मतलूबा सलाहियत मौजूद थी। इसके बावजूद बसों को चलाने और उसे संभालने की जिम्मेदारी एक और कंपनी को दे दी गई। इसी तरीके से IT सिस्टम की तनसीब का काम मौजूदा हुकूमत के आला ओहदेदार को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। पेशावर मेट्रो के डिजाइन की तैयारी के लिए जिस कंसल्टेंट का इंतखाब किया गया, अदालत ने उस पर भी एतराज उठाया। फैसले में कहा गया कि पेशावर मेट्रो के तफसीली इंजीनियरिंग के डिजाइन के लिए निचली सतह के कंसल्टेंट की खिदमत हासिल की गई, जो कि इस मेगा प्रोजेक्ट के मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतरता था। इस मेगा प्रोजेक्ट की निगरानी ऐसी कंपनी को दे दी गई जो पहले ही इसी मंसूबे की तामीरात में कई गलतियां कर चुकी थी। इस मंसूबे में कई डिजाइन तब्दील हुए, जिसके नतीजे में लागत में इजाफा होता रहा। मंसूबे की डिजाइनिंग से पहले बाकायदा ट्रैफिक से मुतालिक स्टडी भी नहीं कराई गई, जिसकी वजह से बार बार तब्दीलियां करना पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी और चीनी कंपनी के ज्वाइंट वेंचर को दिया गया, मगर ऐसा लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ टेक्निकल मयार को पूरा करने के लिए किया गया, क्योंकि चीनी कंपनी का किरदार अमल दरामद के वक्त कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पहले दिन से ही प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तमाम सरगर्मियों में बदनज़मी नजर आई, जिसकी वजह से मौजूदा ढांचा ज़ाया हुआ और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। मरकजी ठेका सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, जिसकी मतलूबा महारत न होने की वजह से मंसूबे के मयार को नुकसान पहुंचा। अदालत ने अपने अगले नुक्ते में लिखा कि यह शर्म का मौका था जब तामीर के दौरान ही प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो गया। बसों को चलाने के लिए मतलूबा जरूरियात पूरी न होने की वजह से कई मकामात पर तामीर किए गए रास्ते को तोड़ना पड़ा और दोबारा से उन्हें मतलूबा साइज के मुताबिक तामीर किया गया ताकि बसें आसानी से गुजर सकें। फैसले के आखिर में पेशावर हाईकोर्ट ने FIA को मामले की तहकीकात करके 45 दिन में रिपोर्ट रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत की थी और उसके साथ ये भी हिदायत की थी कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई कसूरवार निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब ये फैसला सामने आया था तो उस वक्त हमारे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा था कि मंसूबा एक दफ़ा मुकम्मल होने दें, हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कहा कि जो तहकीकात करानी करा लें, जो इल्ज़ाम है बताएं इसके ऊपर क्या है। अब पेशावर हाईकोर्ट कह रही है, पहले कहा तो आप लोगों ने नैब से जाके स्टे ले लिया। आप चेयरमैन नैब कहते हैं कि जी लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि पेशावर BRT पे कैसे तहकीकात करें, उन्होंने तो स्टे ऑर्डर लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। अब कहा तो अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहते हैं आप जब जो तहकीकात करा लें या आप लोग फिर जब तहकीकात की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते। पहले BRT मुकम्मल होने दें, जब BRT मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद बिल्कुल तहकीकात कर ले। हम तो कोई भाग नहीं रहे, ना ये BRT भाग रही है। जब तहकीकात होगी तो डेफिनेटली कोई भी हाथ ही नहीं लगाएगा। हम तो तैयार हैं, हम तो कहीं भाग नहीं रहे। BRT बन जाएगी 2020 के शुरू में बन जाएगी। हमारे जो अपना टेनर है वो 2023 तक है इंशाल्लाह। तो हमें किस चीज़ की घबराना है? हम कोई भाग तो नहीं रहे। मगर सिर्फ पेशावर हाईकोर्ट का फैसला ही नहीं आया था। BRT से मुतालिक अप्रैल 2019 में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें इस मंसूबे की शफाफियत पर सवाल उठाए गए और कहा गया था कि मंसूबे के मुआहदे में शामिल पाबंदियों की पैरवी नहीं की गई, मंसूबे की प्लानिंग नाकिस थी और तफसीली डिज़ाइन की अदम मौजूदगी में काम तेज़ किया गया, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो मशवरे दिए उन्हें नज़रअंदाज किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सूबाई हुकूमत के सियासी अज़ाइम मंसूबे की मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर बुरी तरह जाहिर हुए। मतवातिर डेडलाइंस और डिज़ाइनिंग में तब्दीलियों की वजह से मंसूबे का मयार मुतासिर हुआ। इसी तरह अप्रैल 2019 में खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इंस्पेक्शन टीम ने इस मंसूबे की शफाफियत पर एतराज़ात उठाए, इल्ज़ामात भी लगाए और नाक़िस मनसूबाबंदी पर हुकूमत को कार्रवाई की सिफारिश भी की। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में पेशावर हाई कोर्ट के BRT से मुताल्लिक नैब तहकीकात के फैसले को कलअदम करार दे दिया और FIA को तहकीकात करने से रोक दिया। स्टे ऑर्डर में 1 महीने की तौसीह कर दी। मगर पेशावर BRT मंसूबे की शफाफियत पर मुसलसल सवाल उठाए जाते रहे। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत तहकीकात से बचने के लिए कानूनी सहारा लेती रही, स्टे ऑर्डर लेती रही, मगर साथ साथ ये भी कहती रही कि वो तहकीकात के लिए अभी तैयार नहीं है। तो पहले मंसूबा मुकम्मल हो जाए, फिर जितनी तहकीकात करनी है कर ली जाए। फिर मंसूबे का इफ्तिताह भी हो गया, मगर तहकीकात शुरू नहीं हो सकी। 2 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमने उसी रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शौकत यूसुफजई को प्रोग्राम में दावत दी और उनसे एक बार फिर तहकीकात से मुतालिक सवाल किया। तो फिर उनका यही कहना था कि पहले मंसूबा मुकम्मल हो जाए, फिर चाहे तहकीकात कर लें। आप कहते थे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, अब शुरू हो गया है,
अब तो किसी को तहकीकात करने दें, आप तो तहकीकात के लिए तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके हक में आ गया है। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 100% मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हमने तो किसी के आगे ना रुकावट डालनी है। हम ये कहते हैं कि इसको अगर आप डिले करेंगे तो इसके अखराजात बढ़ेंगे, कौमी खजाने पे बोझ बढ़ेगा, अवामी मफाद का प्रोजेक्ट है। हमने यही बात उस पर हाई कोर्ट के सामने भी की और यही बात लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए कि BRT तो बन गई है, लेकिन BRT के साथ जो जुड़ी हुई जो 3 कमर्शियल प्लाजे हैं जो सेंटोरियस तर्ज के हैं, इस तरह जो और डेपोज हैं, फीडर रूट्स हैं, आपको पता है कि नेब एक दफ़ा घुस गया तो ये तो सारे रजिस्टर बंद हो जाएंगे, कोई हाथ ही नहीं लगाएगा इसको। क्या आप मुकम्मल ही नहीं कर पाते हैं? आज कोई फाइनल तारीख बता दें कि इस तारीख को मुकम्मल कर देंगे, उसके बाद तहकीकात कर लें। तारीख तो मैं नहीं बता सकता कि इस तारीख को मुकम्मल हो। अब ये है कि दोबारा इस पे इंशाल्लाह काम जो है ना तेज़ी से शुरू हुआ है, तो मैं तो चाहूँगा कि एक दिन के अंदर मुकम्मल हो। फिर मजीद कई महीने गुजर गए, ना मनसूबा मुकम्मल हुआ, ना तहकीकात शुरू हो सकी, बल्कि यह खबर सामने आई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में भी पेशावर BRT को सब्सिडी दी और रवा साल भी सब्सिडी दी जा रही है। ये वो बात थी जो हम बार बार कई प्रोग्राम्स में बता चुके थे कि हुकूमत इस मनसूबे के लिए सब्सिडी देगी, उसे देना पड़ेगी, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुसलसल इससे इनकार करती रही। फिर 2 सितंबर को हमने एक मरतबा फिर शौकत यूसुफ़ज़ई से सवाल किया कि क्या ये मनसूबा बगैर सब्सिडी के चलेगा या कब मुकम्मल होगा और तहकीकात कब शुरू होंगी। तो देखिए उनका क्या कहना। आप कहते थे सब्सिडी नहीं देंगे, 4 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी 2 साल में, सारे दावे गलत साबित हुए हैं। डेडलाइन से लेके, कॉस्ट से लेके, सब्सिडी तक। BRT का वो पोर्शन अभी मुकम्मल नहीं है जो जहाँ से इनकम मुतवक्को है, और जो BRT अगर किसी किस्म के उसको सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो पूरा करेगी। उसमें है कमर्शियल प्लाजे। 1 साल से भी कम में मुकम्मल करने का आपने वादा किया था, नहीं किया। 3 साल बाद चलाई, उसको चलाए हुए भी 1 साल हो गया, गुज़िश्ता साल अगस्त में चलाई थी। तो आप कब मुकम्मल करेंगे इसको, जिसके बाद आपको सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि सब्सिडी ही मुसलसल दे रहे हैं और आइंदा भी देनी पड़ेगी। काम शुरू है इंशाल्लाह और जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। इस पर बेज़ाब्तियों के बहुत इल्ज़ाम लगे हैं और आप लोग होने नहीं देते कोई तहकीकात, इससे ऑर्डर ले लेते हैं। माजी की हुकूमतों के छोटे बड़े प्रोजेक्ट से लेके तैनातियों तक पर रेफरेंसेस खोले हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब कम से कम जब चल गई है तो तहकीकात ही होने दीजिए BRT पर। आपको पता है कि ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, कोई फाइल को हाथ भी नहीं लगाता है। तो देखिए हम तो कहीं गए नहीं हैं, सारे लोग यहीं पे हैं। हुकूमत इंशाल्लाह नेक्स्ट हुकूमत भी हमारी है। मगर अब ये सब्सिडी ना देने के दावे ना कीजिएगा दूसरों की मेट्रो पर तनकीद करने के लिए। आपको सब्सिडी देनी इस पर पड़ेगी। हमने माजी में भी कहा था, फिर आपसे कह रहे हैं आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। सर सब्सिडी भी अभी चले ना, तो अगर थोड़ी बहुत सब्सिडी देना भी पड़ गया आवाम के लिए तो इससे मेरे ख्याल से कोई महंगा सौदा नहीं होगा, लेकिन आवाम को सहूलत तो मिल जाएगी ना। अब ये सूरत हाल है, ना BRT मुकम्मल हो रही है, ना तहकीकात शुरू हो रही है। दूसरा केस है मालम जब्बा केस, जिसमें गुज़िश्ता 3.5 साल तक नैब तहकीकात करता रहा। पहले इंक्वायरी की, फिर इन्वेस्टिगेशन की, रेफरेंस तैयार करने का खुद चेयरमैन नैब ने दावा किया और कहा कि तगड़ा केस है, इसका रेफरेंस तैयार है। मगर फिर नैब ने इस केस में तहकीकात अचानक ख़त्म कर दी और केस खैबर पख्तूनख्वा ही हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया। ना कोई एक्शन लिया, ना कोई गिरफ्तारी हुई, बल्कि 3.5 साल बाद नैब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपनी कायम की गई कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात बंद कर दी और दावा यह किया कि यह कमेटी पेशावर हाई कोर्ट ने कायम की थी। मालम जब्बा केस, जिसमें अहम हुकूमती अरकान शामिल हैं और खुद चेयरमैन नैब इस केस में बड़े सबूत होने का दावा कर चुके हैं। जुलाई के महीने में नैब ने इस केस के हवाले से अहम फैसला कर दिया। नैब एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मालम जब्बा केस में सैमसन ग्रुप की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में दायर रिट पटिशन और इस सिलसिले में मौजूद पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में बनाई गई कमेटी और मुतल्लिका कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए टेंडरिंग प्रोसेस में बाज़ बेज़ाब्तियों की कानून के मुताबिक महकमाना तहकीकात के लिए केस को चीफ सेक्रेटरी को इस कंडीशन के साथ भिजवाने की मंजूरी दी कि मुतल्लिका केस में अगर किसी मौजूद अदालत का हुक्म इम्तिना और कानून के मुताबिक कोई अमर माने हुआ तो मुतल्लिका केस को कानून के मुताबिक मिजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बाद देखा जा सकेगा। इस हवाले से जुलाई में ही द न्यूज़ में अरशद अजीज मलिक की खबर भी शाया हुई थी, जिसके मुताबिक नैब ने मालम जब्बा केस में तहकीकात मुकम्मल करने में 3.5 साल लगाए और कोई एक्शन लिए बगैर ही केस खत्म कर दिया। 7 जनवरी 2018 को जब यह स्कैंडल सामने आया तो उस वक्त चेयरमैन नैब ने इस केस को करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की आला मिसाल करार देते हुए 9 जनवरी को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। खबर के मुताबिक सूबाई हुकूमत को बेज़ाब्तियों को दूर करने के लिए खासा वक्त दिया गया। नैब की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं कि अगर इस केस में कुछ नहीं था तो फिर क्यों 3.5 साल तक इसे ज़ेरे इल्तबा रखा गया। नैब ने अपनी तहकीकात एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तहकीकात की रोशनी में बंद कर दी। इस हवाले से 19 मार्च को डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में बनने वाली कमेटी की 6 सफ़ात की रिपोर्ट की काबीना से मंजूरी के बाद मालम जब्बा केस में नैब की तहकीकात गैर ज़रूरी हो जाएंगी। खबर के मुताबिक कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि मालम जब्बा में 270 एकड़ ज़मीन का ताल्लुक टूरिज्म डिपार्टमेंट से ही है और बादी नज़र में उसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एंट्री में गलती थी। खबर के मुताबिक एक सीनियर हुकूमती एहलकार ने अखबार को बताया कि नैब केस का सबसे अहम नुकता
जंगलात की महफूज ज़मीन की गैर कानूनी लीज का था, मगर अब हमारे पास सबूत है कि इस ज़मीन का इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं। इस हवाले से किया जाने वाला दावा महज गलत एंट्री की बुनियाद पर था। इस सब पर यह इल्ज़ाम लगा कि ब्यूरोक्रेसी को गलतियों की तस्हीह का मौका दिया गया और फिर केस ही बंद कर दिया गया। अब हाँ, मामला यह है कि नैब ने दावा किया कि पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनाई गई, मगर हमारे पास मौजूद गुज़िश्ता साल 1 अक्टूबर के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मालम जब्बा की मज़कूरा ज़मीन की मिल्कियत के तनाज़े के लिए एक बाकायदा कमेटी 25 जून 2018 के ऑर्डर के तहत कायम की जा चुकी है। इसलिए अदालत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को यह हिदायत देती है कि वो फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जमा कराएं। साथ ही अदालत ने कहा कि यह कंपनी अपना कारोबार जारी रखे और नैब इस हवाले से अपनी इंक्वायरी सरकारी अफसरान और दरख्वास्त गुजार को हिरासत किए बगैर जारी रखे। ना तो अदालत के हुक्म पर कोई कमेटी बनाई गई थी, ना ही अदालत ने नैब को तहकीकात से रोका था, मगर नैब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कायम की गई कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर अपनी तहकीकात ख़त्म कर दी जो उसी हुकूमत के खिलाफ थी और मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही के सुपुर्द कर दिया। फिर एक अहम पेशरफ सामने आई। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अदालत की जानिब से नैब को मालम जब्बा केस बंद करने की कोई हिदायत ही नहीं दी गई थी। दौरान अखबार की खबर के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में सिविल सोसाइटी की जानिब से दायर करदा पटिशन की समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने नैब से बिलियन ट्री सुनामी केस, मालम जब्बा केस और बैंक ऑफ खैबर में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ केस की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। 2 रुकनी बेंच ने यह ऑब्जर्वेशन भी दी है कि पिछली किसी समाअत में अदालत ने नैब को मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखने की हिदायत दी थी, मगर नैब ने उन हिदायत को केस की तहकीकात मजीद जारी न रखने के तौर पर ले लिया। समाअत के दौरान सिविल सोसाइटी के वकील ने कहा कि नैब चेयरमैन ने ऐलान किया था कि मालम जब्बा केस का रेफरेंस तैयार है और दिसंबर 2019 से पहले दायर किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। यानी अदालत का कहना है कि उसने नैब को हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखी जाए, मगर नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने तहकीकात मजीद जारी ना रखने की हिदायत की है और केस ही बंद कर दिया। कुछ नहीं किया गया। जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच ने नैब से तीनों केसेस की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली, जो अगली समाअत यानी 5 अक्टूबर से पहले पेश करनी होगी। पेशावर हाई कोर्ट की इस समाअत पर बात करने के लिए हमने नैब तर्जुमान से रब्ता किया था, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। 3.5 साल तक नैब इस हवाले से बड़े बड़े दावे करता रहा। कुछ चेयरमैन नैब ने कहा कि मालम जब्बा और BRT में रेफरेंस तैयार है। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। हमने इतना बड़ा दावा कर दिया था कि मालम जब्बा केस में अदालत का कोई स्टे ऑर्डर ही नहीं था और अदालत ने तहकीकात रोकने का नहीं जारी रखने का कहा था और नैब ने तहकीकात बंद कर दी। और सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन नैब का सिर्फ यही बयान नहीं है। इससे पहले मई 2019 में चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी से गुफ्तगू में मालम जब्बा केस के हवाले से कहा था कि अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज़ खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है, मैं परवेज़ खटक की सेहत से डरता हूँ। वो अगर गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मज़ीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज़ खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। बाद में नैब इस गुफ्तगू की तरदीद भी करता रहा, मगर जावेद चौधरी इस गुफ्तगू पर कायम रहे। ये थे मालम जब्बा केस में नैब के दावे, नैब चेयरमैन के दावे, मगर अब नैब ने इस केस की तहकीकात ही ख़त्म कर दी। और साथ ही अरशद मलिक जो मालम जब्बा केस के हक़ाइक़ सामने लाए, तहकीकात ख़त्म होने पर उनकी राय देखी। आपको लग रहा है मेरिट पर ख़त्म किया गया? आप कैसे देख रहे हैं? आपकी तहकीकात क्या कहती हैं? जब हमने 7 जनवरी 2018 को ये ख़बर शाया की तो 8 जनवरी को चेयरमैन नैब ने इसका नोटिस लिया और कहा कि जी ये करप्शन और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का एक मिसाली केस है। तकरीबन 3.5 साल गुजर गए हैं, लेकिन किसी अदालत ने इस पर स्टे नहीं दिया था, कोई हुक्म इम्तनाई नहीं था। और नैब को जो आखिरी आर्डर आया उसमें भी कहा गया था कि भाई आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। लेकिन लगता यूँ है कि ये एक फ़िक्स मैच था जिसमें गवर्नमेंट और नैब और उसके साथ जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है इन्होंने मिलकर एक प्लानिंग के साथ इस चीज़ को ख़त्म किया। 3.5 साल में बहुत सारे जो केसेस हैं आप देखें तो इंक्वायरी की स्टेज पर लोगों को अरेस्ट किया गया, इवन CV की स्टेज पर अरेस्ट किया गया, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में 3-3.5 साल केस रहा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरोक्रेट्स ही खुद बैठ कर इसको हल करते हैं और अदालत भी कहती है कि ठीक है आप खुद हल करके आ जाएं, और नैब उसी फैसले को बरकरार रखती है। नैब कह रही है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, हालांकि चेयरमैन नैब हैं, उन्होंने ख़ुद इसको तस्लीम किया था कि इसके रेफरेंस तैयार हैं और हम बहुत जल्द इसको रेफरेंसेस इनके ख़िलाफ़ दायर करने वाले हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि सूबाई हुकूमत को ही दोबारा केस भेज दिया गया है।
जबकि अवार्ड का जो मामला है वो भी अपनी जगह मुतनाज़ा है। तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ से कोशिश की गई है कि किसी तरीके से कुछ लोगों को इसमें बचाया जाए, और मेरा ख्याल में कि नैब इसमें कामयाब रहा है। जब नैब ने ये केस बंद किया तो हमने नैब तर्जुमान से इस केस के बारे में सवाल किया था, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया था। बहरहाल अब पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अदालत ने नैब को मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखने की हिदायत की थी। अदालत ने अब इस केस की पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है, मगर अहम बात यह है कि नैब पहले ही मालम जब्बा केस को बंद कर चुका है। देखते हैं अदालत को क्या जवाब देता है। और तीसरा केस है बिलियन ट्री सुनामी। सितंबर 2020 में नैब की जानिब से बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे के खिलाफ बाकायदा तहकीकात का हुक्म दिया गया था। नैब की 9 सितंबर को सामने आने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन नैब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मंसूबे बिलियन ट्री सुनामी के खिलाफ 4 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस 6 इंक्वायरीज की मंजूरी दी थी। बिलियन ट्री सुनामी तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इस मंसूबे के तहत सूबे भर में 1 अरब से ज़ायद दरख्त लगाए गए। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर संगीन बेज़ाबगियों के इल्ज़ामात भी लगाए गए, जिस पर नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अप्रैल 2018 में तहकीकात शुरू की। तहकीकात के बाद 1 जनवरी 2020 को नैब हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें बताया गया कि इंक्वायरी में 462 मिलियन रुपए के नुकसान की निशानदेही हुई है, इसलिए इंक्वायरी को 4 इन्वेस्टिगेशंस में तब्दील किया जाए। जनवरी में नैब केपी ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की सिफारिश की थी, जिस पर 9 माह बाद चेयरमैन नैब ने बेज़ाबगियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी दी थी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस मामले की तहकीकात करा चुकी है। तहकीकात के बाद सूबाई हुकूमत ने बेज़ाबगियों का एतराफ़ भी किया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की। महकमा जंगलात के 20 अफसरान और एहलकारों को जुर्माने और सजाएं भी दी। मगर इससे पहले 7 फरवरी 2018 को द न्यूज़ और जंग में अरशद अजीज मलिक की खबर शाया हुई थी। खबर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में संगीन बेज़ाबगियों को रिपोर्ट किया गया था। साथ ही मंसूबे की शफाफियत से मुतालिक भी सवाल उठाए गए थे। कई अहम शख्सियात पर करीबी लोगों को नवाजने के इल्जाम लगाए गए थे, जबकि 1 अरब से ज़ायद दरख्त लगाने के तहरीक इंसाफ के दावों से मुतालिक अहम हक़ाइक़ भी सामने लाए गए थे। अरशद अजीज मलिक की फरवरी 2018 की खबर के मुताबिक 12.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में नर्सरी के इंतखाब, पौधों की खरीदारी, तकसीम और शजरकारी के हवाले से बेकायदगियों और बेज़ाबगियों का इंकिशाफ हुआ है। सारे अमल की निगरानी महकमा जंगलात का निचले ग्रेड का स्टाफ करता रहा, जिसने मामलात को मशकूक बना दिया है। 300 से ज़ायद एहलकारों को करप्शन, बदउनवानी, बेकायदगियों के बाइस मुअत्तिल और बरतरफ भी किया गया। खबर में मज़ीद लिखा था कि पौधों की खरीदारी के लिए टेंडर जारी नहीं किया गया, कम कीमत के पौधे महंगे दामों खरीदे गए। 1 अरब 18 करोड़ पौधे लगाए जाने के हुकूमती दावों के बारे में खबर में लिखा है कि सेक्रेटरी जनरल नज़र शाह ने बताया है कि उन्होंने कभी भी 1 अरब 18 करोड़ पौधे लगाने का दावा नहीं किया। सूबे में 24 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। 15 करोड़ 30 लाख पौधे मुफ्त लोगों में शजरकारी के लिए बांटे गए हैं, जबकि 75 करोड़ से ज़ायद पौधे ऐसे हैं जो जंगलात में हुकूमती इक़दामात की बदौलत खुद ब खुद उग गए हैं। इन सबको मिलाकर 1 अरब 18 करोड़ तादाद बताई जाती है। जब यह खबर छाया हुई तो तहरीक इंसाफ ने इसकी तरदीद की। सेक्रेटरी जंगलात ने रिपोर्टर अरशद मलिक के खिलाफ मुकामी अदालत में हतक इज़्ज़त का दावा कर दिया। अदालत ने खबर को हक़ाइक़ पर मबनी करार देकर हतक इज़्ज़त का दावा खारिज कर दिया। बाद में खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो इंक्वायरीज कराई उनमें भी बेज़ाबगियों की निशानदेही हुई, और फिर चेयरमैन नैब ने भी इंक्वायरीज को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कराने की मंजूरी दे दी। इसके बाद 1 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने दरियाओं, नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस लेते हुए इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली 10 अरब दरख्तों के मंसूबे का सारा रिकॉर्ड लेकर आएँ। अदालत ने इस्तफसार किया कि खैबर पख्तूनख्वा का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है। सूबे में लाखों दरख्त काटे जाते हैं, नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं, नारान का आगान कचरा बन गया है, कुमराट, मालम जब्बा, पेशावर कहीं दरख्त नहीं, जिस पर एडवोकेट जनरल केपी ने बताया कि मजमूई तौर पर 73 लाख दरख्त लगाए हैं और 3 करोड़ 90 लाख लगाने का प्लान है। अदालत ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की तमाम तफसीलात तलब करी और अदालत ने कहा कि आगाह किया जाए कि मंसूबे पर अब तक कितने फंड खर्च हुए। फंड खर्च होने का जवाब भी बिमा रिकॉर्ड पेश किया जाए। यानी बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में मुबैना करप्शन का नोटिस नैब ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मंसूबे पर सवालात उठाते हुए रिकॉर्ड तलब कर चुकी है। नैब को नोटिस लिए हुए भी 1 साल होने को आया है, मगर आज तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही ये पता चला है कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची है। हमने तर्जुमान नैब से पूछा था कि ये केस कहाँ तक पहुँचा है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शामिल करते हैं। गुज़िश्ता साल जून में मुल्क में तेल का बहरान आया। पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई। कई मुमालिक ने सूरत हाल से फ़ायदा उठाया और अपने तेल के ज़खायर बनाए, मगर पाकिस्तान में मौके से फ़ायदा उठाना तो दूर की बात है, ना अहली की वजह से तेल की ही कमी पैदा हो गई, बहरान पैदा हो गया। दुनिया में तेल ही तेल था, खरीदार नहीं थे। पाकिस्तान में खरीदार थे, तेल नहीं था। फिर हुकूमत ने तेल बहरान की तहकीकात का हुक्म दिया और फिर उन तहकीकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया और FIA को 90 दिन में मज़ीद तहकीकात का हुक्म दिया गया। FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें, 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे इसके प्रोसिक्यूशन का काम शुरू किया जा सके। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ये भी बनाना है कि वो सरकारी लोग कौन थे
जिन्होंने मुआवनत की और उसके शराकतदार बने। वज़ीर आज़म ने नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। और अब 5 माह से ज़्यादा हो गए हैं, 3 माह के अंदर अंदर तहकीकात होनी थी, 5 माह से ज़्यादा हो गए हैं, अब भी FIA ने तहकीकात मुकम्मल नहीं की। FIA ने वफाकी काबीना की कमेटी बराए तवानाई को गुज़िश्ता दिनों बताया कि जून 2020 के गैस बहरान में बड़ी मछलियाँ मुलव्विस हैं और वो FIA पर दबाव डाल रही हैं। जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक असद उमर की सरबराही में काबीना कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें FIA हुकाम ने कमेटी को बताया कि जब भी हम तहकीकात के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हुकाम को तलब करते हैं तो वो हम पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं और हमें आला हुकाम की तरफ से कॉल्स आने लगती हैं। साथ ही FIA के हुकाम ने कमेटी को अब तक की गई तहकीकात की पेशरफ से भी आगाह किया और कमेटी को यकीन दिलाया कि वो सितंबर के आखिर तक इस हवाले से ठोस पेशरफ से आगाह करेंगे। इजलास के दौरान असद उमर ने तहकीकात में ताख़ीर पर बरहमी का इज़हार किया और कहा कि FIA को दी गई डेडलाइन गुजर चुकी है मगर अब तक रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई है। खबर के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शिकायत है कि FIA उन्हें हिरासा कर रही है। इस हवाले से ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुलाकात भी की है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर हमाद ज़र को ख़त भी लिखा है। बहरान को आए 1.25 साल गुजर चुका है। मज़ीद तहकीकात के ऐलान को 5 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, बल्कि FIA शिकायत कर रहा है कि बहरान में मुलविस अफराद दबाव डाल रहे हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि जून में पेट्रोल का बहरान कैसे आया। वो वक्त था जब दुनिया में तेल ही तेल था, सस्ता तरीन मिल रहा था, तेल बहुत था, ख़रीदार नहीं थे। पाकिस्तान में अवाम पेट्रोल पंप पर लाइन लगा कर खड़े थे मगर तेल नहीं था और उन्हें तेल बेचने वाली कंपनियों ने 150 रुपए का महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर कर दिया था। और ये बात हमने नदीम बाबर के सामने रखी थी। पूरा पैटर्न नज़र आ रहा था पिछले 8-10 दिन में, और जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था कि शॉर्टेज पैदा हो रही है और जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं वो हाई ऑक्टेन महंगा बेच रहे हैं। और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल लेने भी आए तो उसको कहते हैं कि जी नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं है, हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लो, और हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं। उसमें मसला ये कि वो ठीक है, हाई ऑक्टेन एक डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने वो महंगा रखा, वो महंगा रख सकते हैं, मगर डीरेगुलेट किया जाता है कंपटीशन के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए नहीं। और कार्टेलाइजेशन से बचाना आवाम को हुकूमत का काम है, आप लोगों ने नहीं बचाया। PSO हुकूमती इदारा है, वो भी साथ मिल गया। हम इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। चूंकि PSO हमारी अपनी कंपनी थी, स्टेट की, आप समझ लें, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी, हमने इमीडिएटली उनको नोटिस भेजा कि आप हमें बताएं कि प्राइसेस नीचे आई हैं, तो आपने HOBC को एडजस्ट क्यों नहीं किया। अवाम का और मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हुआ तो फ़ायदा किसने उठाया? जब तेल की कीमतें कोरोना की वजह से $20 फी बैरल से भी नीचे गिर गई थी और पाकिस्तान में दरामद पर पाबंदी लगा दी गई थी, पेट्रोल गायब हो गया। खुद हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च 2020 को DG ऑयल की तरफ से ख़त में कंपनीज को पहले से बुक्ड कार्गोज को भी मनसूख करने की हिदायत कर दी गई थी। इस अमल के लिए सिर्फ वजारत पेट्रोलियम जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी आम आदमी ये समझ सकता है कि तेल की दरामदात पर यह पाबंदी तारीख में सबसे कम तेल की कीमतों के वक्त पर की गई। इस मौके पर तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाना दानिशमंदी के खिलाफ था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वजारत पेट्रोलियम ने एहतियात से काम लिया होता तो वो लोकल रिफाइनरी से फरवरी से लेकर मार्च तक स्टॉक की मुंतकली को यकीनी बनाती और ऐसी पाबंदी की जरूरत ही ना पड़ती। मजीद ये है कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दरामदी कोटा बढ़ा दिया जाता तो मुल्क को ज़र मुबादला कीमत में काफ़ी फ़ायदा पहुंचता। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर कंपनियों की गफलत का सारा बोझ वजारत पेट्रोलियम ने सरकारी कंपनी PSO पर डाल दिया। जून के महीने में PSO को मजबूर किया गया कि वो महंगे दामों तेल दरामद करके कम कीमत पर फरोख्त करे, जिसकी वजह से PSO को 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यानी जो प्राइवेट कंपनियां थीं उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया, उन्होंने तेल दरामद करके ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। और जब हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाईं तो महंगे दामों से फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, मगर जो हुकूमत की अपनी कंपनी है उससे महंगे दामों दरामद कराया गया और सस्ते दामों फ़रोख्त कराया गया। दोनों सूरत में नुकसान हुकूमत और आवाम का हुआ, लेकिन फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज लेकर चली गई। खुद हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी दलील इस फैसले की वजह से पड़ने वाले असरात का इजाला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जून में पेट्रोल के बहरान का पैदा होना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक स्टोरेज को तैयार करने में नाकाम हुआ। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचता। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की वजह से भारत ने बहुत फ़ायदा उठाया और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बाद उसने अपने स्टोरेज को भर दिया, जिसमें कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी शामिल हैं। और भारत ने 50 मिलियन बैरल्स की फ्लोटिंग स्टोरेज भी रखी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में मार्च और मई के महीने में तेल की कीमतें तारीखी गिरावट का शिकार थीं और जून के महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। ये एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जिसमें एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को बहरान में बदल दिया गया। तहकीकाती कमीशन ने सिफारिश की कि वफाकी हुकूमत बहरान के दौरान गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों से रिकवरी करे। यह है कमीशन की रिपोर्ट और इसकी सिफारिशात। गुज़िश्ता बरस मार्च और अप्रैल में दुनिया भर में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आई थी। यह बेहतरीन मौका था
कि हुकूमत इससे फ़ायदा उठाती है और तेल को ज़ख़ीरा करती है, मगर हुकूमत ने तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा उठाने का मौका भी ज़ाया कर दिया। दुनिया में तेल ही तेल था मगर ख़रीदार नहीं थे। पाकिस्तान में ख़रीदार ही ख़रीदार थे मगर तेल नहीं था। जून 2020 में पाकिस्तान से तेल गायब हो गया। हालांकि गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हमने वज़ारत बहरी उमूर को कहा है कि एक फ्लोटिंग स्टोरेज बनाएं और अपने टैंकर्स में ज़ख़ीरा कर लें। साथ ही हमारे पास जितनी भी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें भी चंद महीने के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। पर हमने वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी से रब्ता किया था और पूछा था कि वज़ारत पेट्रोलियम ने आपकी वज़ारत से तेल ज़ख़ीरा करने के लिए फ्लोटिंग स्टोरेज का कहा था तो वो क्यों नहीं हो सका। तो अली ज़ैदी ने जवाब दिया था कि ये बात मुझे वज़ारत पेट्रोलियम ने नहीं कही थी, बल्कि मैं खुद काबीना में समरी लेके गया था कि तेल बहुत सस्ता मिल रहा है। वज़ारत बहरी उमूर ने फ्लोटिंग स्टोरेज के लिए प्रपोजल बनाया है मगर वज़ारत पेट्रोलियम ने हमारे प्रपोजल को महंगा कहकर मुस्तरद कर दिया था। इसके अलावा नदीम बाबर ने मुस्तकबिल का प्लान भी बताया था कि कॉल ऑप्शंस करेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहे। पूरा प्लान बना लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया है ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी सस्ता तेल मिलता रहे। मगर पाकिस्तान ने कुछ ज़ख़ीरा नहीं किया और फिर जब तेल की कीमतें बढ़ी तो नदीम बाबर ने खुद बताया कि सारे सौदे बढ़ती हुई कीमतों पर ही किए गए, कुछ ज़ख़ीरा नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। 18 मई को PSO ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। पाकिस्तान में तेल की कमी हो गई। पाकिस्तान के पास 20 दिन का भी ज़ख़ीरा नहीं था। यहाँ तक कि सरकारी कंपनी PSO के पास भी महज 18 दिन का स्टॉक रहा और फिर जून में दरामद बढ़ाई गई, मगर क्योंकि इस अमल का फौरी एहतसाब नहीं हुआ तो इससे भी बदतर सूरत हाल और अरबों रुपए का नुकसान कुछ माह बाद LNG की दरामद में किया गया। शौकत तरीन साहब ने भी तस्लीम किया कि पिछले साल मौका ज़ाया किया। पिछले साल एक आइडियल मौका था। हुकूमत कहती ज़रूर रही, नदीम बाबर साहब, डॉक्टर रफ़ीक शेख साहब, कि जी हम हेजिंग की तरफ सोच रहे हैं ताकि सस्ता ऑयल फ्यूचर के लिए हेज कर लें। LNG का बड़े अच्छे मौके थे, हमें तो जो अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं उसका स्वाप मिल रहा था, नहीं किया। पिछले साल एक मौका ज़ाया किया जब कोविड बहुत ऊपर था, कीमतें बहुत नीचे थी, जो एक मौका मिल रहा था, आइडियल मौका। बिल्कुल आपकी बात है, हेजिंग होनी चाहिए थी। तो ये हेजिंग के मतलब ये बिल्कुल इतने एवर्स हैं और इनको कहा जाए तो कहते हैं हाँ जी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमें ये एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि एक हमारे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि हम इसको प्रोफेशनली डील करें। जब प्राइस ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, तो एक हमारा जो कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला बहरान नहीं है जिसका एहतसाब नहीं हुआ। 2018 में भी गैस का बहरान आया। 2018 में हुकूमत आते ही आया, हुकूमत LNG मंगवाना भूल गई। तो उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर ने सुई साउथ और सुई नॉर्थ के MDs पर जिम्मेदारी डालकर उन्हें ओहदे से हटवा दिया। आपने जिम्मेदारी 2 MDs पर डाली है। अगर सुई नॉर्थ का MD PSO को कहकर अपने तय ये फैसला करके कि इतनी LNG की डिमांड होगी, अगर PSO को कहकर गैस मंगा ले और आपके पावर प्लांट्स उस गैस को ना इस्तेमाल करें तो वो PSO को पैसे कैसे देगा? 35 अरब रुपए का पहले ही LNG का, सिर्फ LNG का सर्कुलर डेट है, 1400 अरब रुपए अलग हैं। उसके बाद आपके पावर प्लांट्स ना यूज करें तो पावर प्लांट्स ने डिमांड बतानी थी ना, आपके पावर डिवीजन ने डिमांड बतानी थी। जो डिमांड उन्होंने पुट की वो डिमांड उसके मुताबिक वो पूरी ले नहीं सके। ये नवंबर में बिल्कुल ठीक बात, लेकिन दिसंबर की जो उनकी डिमांड थी वो हम क्यों नहीं दे सके? जो लोग ये कंपनी चला रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी इन लोगों की है। गुलाम सरवर साहब, आप और उमर अयूब साहब सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में मिलके बैठे या आपने पावर कंपनीज को मिलके बिठाया एक साथ कि हमें दिसंबर में कितनी डिमांड चाहिए होगी, क्योंकि सर्दी होगी, क्योंकि शॉर्टेज होगी, और हम SNGPL के MD को कह दें कि उसने इंपोर्ट करना है? कोई एक रिटन ऑर्डर मौजूद है आपका? शाहजेब 28 नवंबर 5 दिसंबर एक हफ्ते में 2 CCO की मीटिंग हुई। CCO की मीटिंग मैंने खुद चेयर की, उसमें पावर सेक्टर भी मौजूद था। उनसे फर्म हमने डिमांड ली, 1 साल पूरे की डिमांड ली। अब हमने फर्म डिमांड ले ली है, अब फर्म ऑर्डर हम प्लेस करेंगे। ये आइंदा ये मिसमैनेजमेंट, ये मैस आइंदा पैदा नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी का ऐलान किया, फिर गुलाम सरवर को वज़ीर पेट्रोलियम के ओहदे से हटा दिया, मगर उन्हें वज़ीर हवाबाजी लगा दिया और नदीम बाबर को मुशीर पेट्रोलियम लगा दिया। सिर्फ यही नहीं, जब गुज़िश्ता बरस कोरोना के दौरान LNG की कीमतें क्रैश कर गईं और गरवर के साथ एक कार्गो का मुआहदा अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर रहा था तो नए मुआहदे नहीं किए। हम उस वक्त तवील मुद्दती मुआहदों की अहमियत पर जोर देते तो वुज़रा कहते कि ज़रूरत ही नहीं। मकसद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तो आप मुझे एक मगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आप खिलाफ हैं और आपने 800 के कॉन्ट्रैक्ट तो पिछली हुकूमत कर गई हुई है।
मैं इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ लॉन्ग टर्म 1000 के कर लूँ तो वो जो 200 एडिशनल मैं ले रहा हूँ, वो जो साल में 1/3 पीरियड ऐसा आता है कि वो मेरे पास डिमांड नहीं है, मैं उसका क्या करूँ? अगर ऐसा है तो मुझे लतीफ़ बाबर साहब, अगर ऐसा है स्पॉट पे उठाना पड़ेगा ना। मगर फिर बाद में खुद यू टर्न लेकर कतर से तवील मुद्दती मुआहदा किया, मगर उसके तहत कार्गो इस साल के आखिर में आना शुरू होंगे। यानी गुज़िश्ता सर्दियों और गर्मियों में मुल्क को बहरान में डाल दिया गया। गैस और बिजली की लोड शेडिंग अलग की गई और महंगी LNG अलग खरीदी गई। कोरोना के दौरान ट्रैफिकरा कंपनी ने पाकिस्तान, कतर, गनवर और ENI के साथ किए गए तवील मुद्दती मुआहदों में 2 साल में 200 अरब रुपये बचाने की पेशकश की और स्लोप की जगह पाकिस्तान के तवील मुद्दती मुआहदों को $3.7 से $4.25 तक का फिक्स रेट देने की ऑफर की, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यानी सिर्फ इस साल में पाकिस्तान इन तवील मुद्दती मुआहदों पर $1.5 अरब बचा लेती और इस ऑफर को बैनुल-अक़वामी मार्केट में ले जाकर टेंडर किया जा सकता था, मगर कुछ नहीं किया गया। पिछले साल भी गलत बयानी की और इस साल भी गलत बयानी की जा रही है, मगर वज़ीर आज़म एहतसाब नहीं कर रहे हैं। तो ये गलतियाँ बार बार हो रही हैं। गुज़िश्ता बरस की हमारी तहकीकात की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी और बताया कि सिर्फ दिसंबर 2020 के लिए ताख़ीर से टेंडर करने की वजह से 7.7 अरब रुपये का नुकसान हुआ। इसी तरह अगस्त और सितंबर के लिए ताख़ीर से टेंडर करने की वजह से 1.65 अरब रुपये का नुकसान किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जनवरी के लिए ताख़ीर से टेंडर करने की वजह से 1.3 अरब रुपये का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इंतज़ामिया ने मुल्क में सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ने के तारीखी रुझान को मद्देनज़र नहीं रखा और साथ साथ बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतों में इजाफे के रुझान पर भी नज़र रखने में नाकाम हुई। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि कमज़ोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से LNG टेंडर किए गए और इसी वजह से महंगे दामों LNG खरीदी गई। इसके अलावा ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि टर्मिनल्स को पूरी तरह इस्तेमाल ना करने की वजह से 11.3 अरब रुपए का इजाफी नुकसान हुआ। यानी चंद टेंडर्स का ऑडिटर जनरल ने मुशाहिदा किया और उस नुकसान की तस्दीक की जो हम अपने प्रोग्राम में उठाते रहे थे। हम गुज़िश्ता बरस ही वज़ारत पेट्रोलियम की नाअहली और फैसलों में ताख़ीर की वजह से 122 अरब रुपए का नुकसान आवाम को बता चुके थे। 2018 में LNG टर्मिनल पूरी तरह इस्तेमाल न करने पर $45 मिलियन अदा किए। फिर 2019 और 2020 में भी टर्मिनल पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सका, पैसे ज़ाया किए गए, यानी तकरीबन 25 अरब रुपए का नुकसान किया गया। 30 अरब रुपए का नुकसान इस साल के 9 महीने में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करके किया गया। 20 अरब रुपए का नुकसान फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से इन सर्दियों में होगा। 10 अरब रुपए का नुकसान 2018 की सर्दियों में कर दिया गया। 35 अरब रुपए का नुकसान गर्मियों में सस्ती LNG मिलने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद कि दिसंबर में पाकिस्तान को LNG चाहिए होगी, फिर भी ऑर्डर करने में देर की गई क्योंकि पाकिस्तान अब LNG महंगी खरीद रहा है। इस वजह से 1.5 अरब रुपए का नुकसान अगस्त और सितंबर में देर से LNG खरीदने की वजह से कर दिया गया, हालांकि डिमांड का अच्छी तरह पता था। यानी मुल्क का 122 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ गलत फैसलों की वजह से और फैसलों में ताख़ीर की वजह से किया गया। और ये सब नुकसान इसके अलावा है जो इस दौरान गलत फैसलों की वजह से कभी बिजली ना होने और कभी गैस ना होने की वजह से मुल्क के अवाम को और इंडस्ट्री को हुआ। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने सेनेट की कायमा कमेटी के सामने गलत बयानी की, उसके हक़ाइक़ भी आपके सामने रखे थे हमने। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम से पूछा कि जब हमें पता होता है कि किन महीनों में क्या डिमांड है तो प्लानिंग क्यों नहीं की जाती, मुनासिब मनसूबाबंदी ना करके क्यों अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जवाब दिया कि अप्रैल में दिसंबर के लिए LNG के सौदे नहीं कर सकते, ऐसे पहले से सौदों के लिए भारी गारंटी भी देनी पड़ती है। PSO गारंटी नहीं दे सकता जिस पर 150 अरब रुपए का कर्जा है। सुई नॉर्दर्न पे भी 400 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जा चढ़ा हुआ है। यानी हर दफ़ा एक नया बहाना बना दिया जाता है, अपनी नाअहली को छुपाया जाता है। गुज़िश्ता बरस कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट से सर्दियों के लिए गर्मियों में LNG खरीदी जाए। फिर कायमा कमेटी से गलत बयानी की कि अगर पहले LNG ऑर्डर की जाए तो पैसे नहीं हैं PSO के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जब PLL और PSO टेंडर करते हैं तो पहले तमाम सप्लायर्स $3 लाख का बॉन्ड देते हैं सप्लायर्स। फिर जिनकी बिड्स मुस्तरद होती है उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं और जिन सप्लायर्स की बिड मंजूर होती है वो तकरीबन 10% का परफॉर्मेंस बॉन्ड देते हैं ताकि आपके पास सिक्योरिटी हो कि वो LNG देगा, भाग नहीं जाएगा। यानी PSO या PLL पैसे नहीं देते, पाकिस्तान पैसे नहीं देता, बल्कि सप्लायर ने पैसे देने होते हैं और फिर डिलीवरी से 15 दिन पहले PSO या PLL LC खोलते हैं ताकि अगर वो LNG लाए, सप्लायर LNG लाए तो उसके पास पैसे की गारंटी हो। यानी दिसंबर के लिए LNG अप्रैल में खरीदें या नवंबर में जाकर खरीदें या फिर अक्टूबर में जाकर खरीदें, हुकूमत ने अदायगी 15 दिन पहले ही करनी है। आपके सामने स्क्रीन पर खुद अक्टूबर नवंबर का टेंडर मौजूद है और इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि LNG का खरीदार या डिलीवरी से 15 दिन पहले या कार्गो लोडिंग से 3 दिन पहले कार्गो की रकम की अदायगी करेगा। मगर इतनी बड़ी गलत बयानी सेनेट की कायमा कमेटी के सामने सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कर दी है और हुकूमत हर बार एक नए बहाने के साथ अपनी गफलत और कोताहियों को छुपाती रहती है, मगर मुल्क का अरबों रुपये का नुकसान होता रहता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल में सबसे ज़्यादा स्कैंडल, नाअहलियाँ और नाकामियाँ वज़ारत पेट्रोलियम और तवानाई में नजर आई हैं। 2018 का LNG बहरान,
2020 का पेट्रोलियम बहरान, फिर 2020 में ही LNG का बहरान और 2021 का LNG और बिजली दोनों का बहरान। बार बार तहकीकात का ऐलान किया गया मगर फिर कुछ नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म बार बार मुशीर और वज़ीर बदलते रहते हैं मगर न किसी का एहतसाब हुआ, न कोई टीम बन सकी। अवाम को 122 अरब रुपए का नुकसान पहले 2.5 साल में हो गया, इस साल मजीद नुकसान हो रहा है। साथ साथ अवाम 3 गैस के बहरान, 1 तेल का बहरान और 1 बिजली का बहरान भी भुगत चुके हैं। कभी नदीम बाबर और उमर अयूब से ताबिश गौहर के अख्तलाफात हो जाते हैं, कभी अली जैदी और नदीम बाबर में अख्तलाफात हो जाते हैं, कभी अली जैदी और ताबिश गौहर आमने सामने आ जाते हैं, कभी ताबिश गौहर हमाद अज़हर को ख़त लिख के बताते हैं कि वजारत में क्या होना चाहिए और वजारत में मुदाखलत की शिकायत अलग रहती है। 2018 से इन लड़ाइयों और अख्तलाफात में अवाम का नुकसान ही नुकसान हो रहा है और वजारत पेट्रोलियम की अपनी नाअहलियाँ उसमें बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। गुज़िश्ता बरस सस्ता तरीन तेल और सस्ती तरीन LNG खरीदने का मौका ज़ाया किया गया और आज अवाम को महंगी तरीन कीमतें भुगतनी पड़ रही हैं। 2018 से वजारत तवानाई और पेट्रोलियम का यही हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।